हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है क्रोमोसोमल एबर्वेशन यानी कि गुणसूत्रों में परिवर्तन। गुणसूत्रों में परिवर्तन होने से कौन कौन से दोष या डिफेक्ट ऑर्गेनिज्म यानी कि प्लांट में उत्पन्न हो जाते हैं, उनके बारे में आज हमें बात करनी है कि क्रोमोसोम में चेंज होने से क्या क्या चेंजेस प्लांट में आ जाते हैं। तो सबसे पहले तो हम बात करते हैं कि क्रोमोसोमल एब्रिवेशन है क्या। वेरिएशन इन क्रोमोसोमल स्ट्रक्चर और नंबर इज कॉल्ड क्रोमोसोमल एब्रिवेशन, यानी कि गुणसूत्रों में विभिन्नता यानी कि नॉर्मल से अलग। जैसे हमारे अंदर 46 गुणसूत्र हैं, अगर उनकी संख्याएं बढ़ जाएं, 47 हो जाएं, 48 हो जाएं या 45 हो जाए, कम हो जाए, या उनकी संरचनाओं में चेंज आ जाए। ध्यान दीजिएगा, हम दो बात करेंगे यहाँ पर कि गुणसूत्रों की संख्या बदल जाए या गुणसूत्र की संरचना में परिवर्तन आ जाए, उसे हम कहते हैं क्रोमोसोमल एबर्वेशन या गुणसूत्र परिवर्तन। जैसा फिर हम इन्हें दो भागों में बांटेंगे। एक तो क्या है कि नंबर में चेंज आ जाए यानी कि उनकी संख्या बदल जाए, तो उसे हम क्या कहेंगे, प्लॉइडी यानी कि नंबर एबर्वेशन। तो इधर देखिए, दे कैन रेफर टू चेंज इन द नंबर ऑफ सेट ऑफ क्रोमोसोम, यानी कि हमारा क्रोमोसोम का बेसिक सेट नंबर कितना है, n है, जो हमारे गैमेट्स में होता है, और हमारी बॉडी में जो सोमेटिक सेल्स है उनमें ये 2n होता है। तो अगर सेट ही चेंज हो जाए, 2n की जगह 3n हो जाए, तो भी बहुत ज़्यादा चेंज आ जाएगा। या एक या दो क्रोमोसोम कम हो जाए, जिन्हें हम एन्यूप्लॉइडी कहेंगे, उन्हें उससे भी बहुत चेंज हो जाएगा। चेंज इन द नंबर ऑफ इंडिविजुअल क्रोमोसोम, यानी कि एक ही कोई क्रोमोसोम चेंज हो जाए, कम हो जाए, ज़्यादा हो जाए, ठीक है, जिन्हें हम एन्यूप्लॉइडी कहेंगे, वो भी हम पढ़ेंगे। और चेंज इन अपीयरेंस ऑफ इंडिविजुअल क्रोमोसोम, अपीयरेंस का मतलब कि जो गुणसूत्र दिखाई दे रहा है वो वास्तव में वैसा ना रहे, यानी कि उसकी स्ट्रक्चर ही बदल जाए। ठीक है, वो कैसे हो सकते हैं ये सारे चेंज, म्यूटेशन हो जाए उनके अंदर, ठीक है, इंड्यूस्ड रीअरेंजमेंट, जिससे कि क्रोमोसोम के कुछ भाग टूट जाएं और इधर उधर जुड़ जाएं, या टूट के समाप्त हो जाएं, या उनमें ज़्यादा स्टिमुलेशन हो जाएं जिससे कि वो जीन डुप्लीकेट कर जाएं, या एक्सचेंज हो जाएं सेगमेंट्स का। तो हम एक एक करके अभी पढ़ेंगे। तो सबसे पहले तो आपको मालूम होना चाहिए कि ये चेंज जनरली आते कैसे हैं। ये आते हैं म्यूटेशन से, ठीक है, जो इंड्यूस्ड भी हो सकता है और नेचुरल भी हो सकता है। दे कैन बी एसोसिएटेड विद जेनेटिक डिजीज़, और जैसे ही हमारे गुणसूत्रों में परिवर्तन आएगा तो हमारे अंदर जेनेटिक डिजीज़ उत्पन्न हो जाएगी। और विद द स्पीसीज़ डिफरेंस, और ज़्यादा चेंज आ गया तो कुछ और ही स्पीसीज़ बन जाएगी। अब ये सारी स्टडी करने के लिए हम जो टेक्निक यूज़ करते हैं वो कौन सी होगी, वो होगी फ़िश। फ़िश का मतलब है फ्लोरोसेंट इन सिटू हाइब्रिडाइजेशन, जो बहुत इम्पॉर्टेंट टेक्निक है, जो बैंडिंग के द्वारा पूरा जो चेंजेस आए हैं उनका पता लगा लेती है, बैंडिंग टेक्निक से, क्रोमोसोमल एब्रिवेशन का। इज़ इट क्लियर? तो अब हम एक एक करके क्रोमोसोमल एब्रिवेशन की बात करेंगे। देखिए, तो हम पहले यहाँ बात करेंगे स्ट्रक्चरल एब्रिवेशन की, यानी कि स्ट्रक्चर में चेंज आएगा तो क्या क्या प्रॉब्लम हो जाएगी। ठीक है, द क्रोमोसोमल एब्रिवेशन इन विच एल्ट्रेशन ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम, यानी कि क्रोमोसोम के अंदर होते हैं डीएनए और डीएनए में होते हैं जीन्स। तो जीन के सीक्वेंस और जीनों के प्रकार अगर बदल जाएंगे तो क्या क्या डिजीज़ उत्पन्न हो जाएंगी,
वो हम देखेंगे। यानी कि क्रोमोज़ोम की स्ट्रक्चर के चेंज होने से क्या क्या प्रॉब्लम्स आएंगी, उन्हें हमें यहाँ पढ़ना है स्ट्रक्चरल एब्रिवेशन में। अब टाइप ऑफ स्ट्रक्चरल एब्रिवेशन, कौन कौन से तरह की स्ट्रक्चरल एब्रिवेशन होंगी, उन्हें आपको देखना है। चेंज इन नंबर्स ऑफ जीन, यानी कि हमारी जीन के नंबर बदल जाएं। क्रोमोज़ोम में जीन के नंबर अगर बदल जाएगी तो क्या होगा। एक सेकेंड, हम इसका नेट बंद कर देते हैं। देखिए, तो हम बात कर रहे हैं स्ट्रक्चरल एब्रिवेशन, ठीक है। इसमें चेंज इन नंबर ऑफ जीन, जिसमें हम दो बात करेंगे, डिलीशन या जिसको हम डेफिशिएंसी भी कह सकते हैं, जो दो टाइप का होगा, टर्मिनल और इंटरकैलरी, जिसको हम डिटेल में अभी आगे पढ़ने वाले हैं। दूसरा होगा डुप्लीकेशन, यानी कि जीन ज़्यादा हो जाएंगे, जो इंट्रा क्रोमोजोमल, उसी क्रोमोजोम में होना जीन चेंज यानी ज़्यादा होना इंट्रा क्रोमोजोमल, और टूट करके किसी दूसरे में जुड़ जाना वो होगा इंटर क्रोमोजोमल चेंज होगा, जिसके बारे में हम बात करेंगे। अब चेंज इन लोकेशन ऑफ जीन, अगर जीन की लोकेशन चेंज हो जाए, जैसे कि कोई जीन आगे लग रहा है वो घूम करके पीछे आ जाए, ठीक है, वो भी हम बात करेंगे। ट्रांसलोकेशन में क्या होगा कि एक क्रोमोज़ोम का एक पीस टूट करके दूसरे क्रोमोज़ोम से जुड़ जाए और उसका क्रोमोज़ोम का टुकड़ा पहले वाले के साथ जुड़ जाए, तो वो क्या होगा, जीनों की पोजीशन बदल जाएगी। तो पोजीशन बदलने से भी बहुत सारे चेंजेस आएंगे। इज़ इट क्लियर? देखो, जीनों की संख्या बदलने से और जीनों की पोजीशन बदलने से, दोनों से ही बहुत चेंज आएंगे। तो अब हम एक एक करके ये चेंजों के बारे में बात करेंगे, जिसमें सबसे पहला होगा डिलीशन। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक पिक्चर दिखा देता हूँ कि कैसे कैसे चेंजेस आएंगे। देखिए, क्रोमोज़ोम में स्ट्रक्चरल एबनॉर्मलिटी आप देखिए। एक नॉर्मल क्रोमोज़ोम क्या होता है, अब ये दोनों ही नॉर्मल नहीं है, हम एक एक बता रहे हैं आपको। देखिए, यहाँ देखिएगा आप, ये क्रोमोज़ोम जो पूरा यहाँ तक होना चाहिए था, इसका ये सेगमेंट डिलीट हो गया, इसको मैंने क्या कह दिया, डिलीशन। देखिए आप, ये टुकड़ा डिलीट हो गया है। फिर हम देख रहे हैं क्या हो रहा है कि यहाँ पर एक टुकड़ा एक्स्ट्रा आ गया है, इंसर्ट हो गया है। इसको हम क्या कह रहे हैं, डुप्लीकेशन बोल रहे हैं, या इंसर्शन भी बोल सकते हैं, नया जीन इसके अंदर आ गया है। तो आप देखें, ये टुकड़े घूम गए हैं, यानी कि ये चेंज हो करके इधर आ गया है और ये वाला हिस्सा इधर चला गया है, इन्वर्जन हो गया है इनका, ठीक है। इसे आप देखिएगा, ट्रांसलोकेशन, इसका एक टुकड़ा टूट के इसमें चला गया है और इसका एक टुकड़ा रेड वाला आप देखिए यहाँ आ गया है। ये क्या हो रहा है, ट्रांसलोकेशन हो रहा है। कभी कभी क्या होता है, क्रोमोज़ोम रिंग बन जाते हैं, यानी कि गोल होकर के जुड़ जाते हैं दोनों सिरे, तो रिंग क्रोमोज़ोम बन जाते हैं। कभी कभी क्या होता है, आइसोक्रोम, आइसोक्रोम का मतलब होता है ये आर्म्स और ये सेम हो जाती हैं दोनों, तो आइसोक्रोम बन जाते हैं। और डेरिवेटिव कुछ नया ही बन जाता है, डेरिवेटिव। तो इस तरह से देखो, सबकी स्ट्रक्चर में आपको चेंजेस दिखाई दे रहे हैं। इज़ इट क्लियर? तो अब हम एक एक करके बात करते हैं और उनके क्या क्या इफ़ेक्ट होते हैं वो हम देखते हैं। चलिए, सबसे पहला है हमारा डिलीशन। डिलीशन का सीधा सा मतलब है कि गुणसूत्र का कोई पार्ट टूट जाएगा और वो अलग हो जाएगा, उसे कहेंगे हम डिलीशन। यानी कि लॉस ऑफ ए सेगमेंट ऑफ क्रोमोज़ोम, यानी गुणसूत्र के एक भाग का लॉस हो जाना, यानी हानि हो जाना। स्पॉन्टेनियसली और मे बी इंड्यूस्ड, वो ऑटोमेटिक जब सेल डिवीज़न कर रहा होता है, क्रोमोज़ोम अलग हो रहे होते हैं, तब भी हो जाता है। या फिर हम क्या कर सकते हैं, उसमें म्यूटेशन यानी रेडिएशन, कुछ केमिकल या हम यूवी लाइट वगैरह उसमें दें तो उससे भी वो सेपरेट यानी कि डिलीट हो जाता है। डिलीशन इज़ बेस्ड ऑन अनपेयर्ड रीजन ऑफ नॉर्मल क्रोमोज़ोम, यानी आप जानते हैं कि क्रोमोज़ोम तो जोड़े में होते हैं, तो एक क्रोमोज़ोम तो नॉर्मल है पूरा और दूसरे का एक पार्ट डिलीट हो गया है, तो फिर पेयरिंग करना होगा। तो जो फालतू पार्ट है वो लूप बनाएगा नहीं बनाएगा पैकाइटिन स्टेज में, तो आपको लूप दिखाई देगा पैकाइटिन स्टेज में।
इज इट क्लियर? जो सबसे पहले किसने बताया था? ब्रीजेज ने, ड्रोसोफिला में। इज इट क्लियर? अब ये डिलीशन दो टाइप के हैं, टर्मिनल डिलीशन और इंटरकैलरी डिलीशन। लॉस ऑफ आइदर टर्मिनल सेगमेंट ऑफ क्रोमोसोम, यानी क्रोमोसोम का टिप, टर्मिनल पार्ट, ये देखिएगा यहाँ से देखो, टर्मिनल डिलीशन की मैं बात कर रहा हूँ। एक नॉर्मल क्रोमोसोम में ABCDEFG जीन है, उसमें कितने जीन हो गए? 8 जीन है। तो इसमें से ये G और H का हिस्सा टूट करके अलग हो गया, ये G और H डिलीट हो गए। तो आप देखिएगा डिलीटेड जो टर्मिनल यानी कि टिप से डिलीट हुआ है ना, शीर्ष भाग से टूटा है, तो इसे हम क्या कहेंगे? टर्मिनल डिलीशन। इज इट क्लियर? और दूसरे में देखो आप, यहाँ बीच में से E और F हिस्सा टूट के निकल गया है, तो वो क्या हो गया? इंटरस्टिशियल डिलीशन या इंटरकैलरी डिलीशन। यहाँ देखिएगा EF जीन गायब है, यहाँ पर ABCDGH हो गया और ये EF गायब हो गया यहाँ से, जबकि यहाँ से GH गायब हुआ है। तो ये हो गया टर्मिनल डिलीशन और ये हो गया इंटरस्टिशियल डिलीशन। तो दोनों समझ में आए। यदि गुणसूत्र का शीर्ष भाग टूट जाए तो उसे हम टर्मिनल डिलीशन या शीर्ष डिलीशन कहेंगे, और बीच में से कोई हिस्सा टूट के निकल जाए और फिर जुड़ जाए पीछे वाला हिस्सा, तो उसको हम कहेंगे इंटरस्टिशियल डिलीशन। इसका एक डायग्राम मैं आपको और दिखाता हूँ, ये देखिएगा। ये क्रोमोसोम है, जो बीच का हिस्सा ये टूट करके डिलीट हो गया है, ये देखिए जेनेटिक मटेरियल, और बाद में ये जुड़ गया है। तो ये कौन सा डिलीशन हो गया? इंटरकैलरी डिलीशन या इंटरस्टिशियल डिलीशन। अब आप आइए आगे। तो मैं आपसे कह रहा था दो टाइप के डिलीशन थे, लॉस ऑफ आइदर टर्मिनल सेगमेंट ऑफ क्रोमोसोम। In 1938, Muller postulated that loss of telomere make chromosome unstable, so it is not commonly observed। देखिएगा सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि इतने बड़े अगर टुकड़े टूट जाएंगे तो जनरली ये स्टेबल नहीं रह पाएगा। अगर टिप उसका नहीं रहेगा तो क्या होगा कि ऑर्गेनिज्म है जो उसका क्रोमोसोम स्टेबल नहीं हो पाएगा। जैसे मक्का में क्रोमोसोम के टर्मिनल डिलीशन होता है, लेकिन प्लांट है फिर वो सर्वाइव नहीं कर पाता है। ये मेज इसका एग्जाम्पल होगा। इंटरकैलरी डिलीशन में क्या हो रहा है? लॉस ऑफ सेगमेंट इन बिटवीन सेंट्रोमियर एंड टीलोमियर। यहाँ मैंने आपको दिखाया कि ये देखिएगा, इसका यहाँ सेंट्रोमियर आपको दिख रहा है ये, और ये टीलोमियर दिख रहा है। इसके बीच का हिस्सा है जो टूट के चला गया और अब ये जुड़ गया, तो ये तो स्टेबल हो जाएगा क्योंकि इसमें टीलोमियर भी है, टिप भी है और सेंट्रोमियर भी है। तो टर्मिनल है जो ज़्यादा खतरनाक होते हैं इंटरकैलरी के कंपैरिजन में। तो इसको भी हमने ड्रोसोफिला में ऑब्जर्व किया, कॉमनली मिलता है ड्रोसोफिला के अंदर ये। इफ़ेक्ट ऑफ डिलीशन। अब अगर डिलीशन हो जाएगा तो क्या प्रभाव पड़ेगा? क्रॉसिंग ओवर नॉट अकर, क्योंकि क्रॉसिंग ओवर तो होमोलोगस क्रोमोसोम्स जो होते हैं उनकी नॉन सिस्टर क्रोमेटिड के बीच में होता है, लेकिन जब वो डिलीट हो जाएगा तो होमोलॉगी बचेगी ही नहीं, उसमें छोटे बड़े हो जाएंगे। हार्मफुल इफ़ेक्ट ऑन डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म, तो बहुत सारे हार्मफुल इफ़ेक्ट भी आ जाएंगे जिनके बारे में हम अभी बात करेंगे। और उसकी मॉर्फोलॉजी, रूप, रंग, हाइट, उसमें और जो चीज़ें हैं वो सब कम हो जाएगी। जैसे प्लांट की पैदावार कम हो जाएगी, प्लांट का पूरा ही ग्रोथ, डेवलपमेंट, रिप्रोडक्शन वो रुक जाएगा। ठीक है, यहाँ भी आप देख सकते हैं ABCDEFG में से हमने C को डिलीट कर दिया है, तो ये इंटरकैलरी डिलीशन हो गया। इज़ इट क्लियर? देखिए ये मैं बता चुका हूँ दो टाइप के, टर्मिनल डिलीशन और इंटरस्टिशियल डिलीशन के बारे में। अब आप देखिएगा, अगर डिलीशन हो जाता है तो क्या क्या प्रभाव आपको दिखाई देते हैं। अगर मैं बात करूं, एक बहुत ही कॉमन सिंड्रोम है जो हम लोगों में ही मिलता है। कौन सा है? क्राई डू कैट सिंड्रोम। क्राई डू कैट, इसमें जब जो किसी को ये प्रॉब्लम हो जाता है तो वो बच्चा होता है जो बिल्ली के बच्चे की तरह रोने लग जाता है, जैसे बिल्ली का बच्चा रो रहा हो। अब ये सिंड्रोम कैसे होगा? ये एग्ज़ाम में बहुत आता है। क्राई डू कैट सिंड्रोम, इसमें क्या होता है? डिलीशन हो जाता है
टर्मिनल सेगमेंट ऑफ शॉर्ट आर्म ऑफ क्रोमोसोम नंबर 5। यानी कि हमारा जो क्रोमोसोम नंबर 5 है उसकी जो छोटी भुजा है वो डिलीट हो जाती है, यानी कि गायब हो जाती है, वो ख़त्म हो जाती है। तो हमें कौन सी बीमारी हो जाती है? क्राई डू कैट सिंड्रोम। इन दिस सिंड्रोम इन्फेंट क्राइंग लाइक कैट, यानी कि जो बच्चा होता है नवजात वो बिल्ली के बच्चे की तरह रोता है, विच इज़ ड्यू टू माल फॉर्मेशन ऑफ लैरिंग्स। इसमें क्या हो जाता है कि जो हमारी आवाज़ कहाँ से आती है? लैरिंग्स से आती है। तो वो लैरिंग्स का जो फॉर्मेशन है वो ठीक से नहीं हो पाता है, क्योंकि जो क्रोमोसोम 5 नंबर पे जो छोटी आर्म है वही क्या करती है? हमारी लैरिंग्स को डेवलप करती है। अफेक्टेड चिल्ड्रन शो मेंटल रिटार्डेशन, अगर ये हो जाता है तो उसका दिमागी रूप से भी कमज़ोर हो जाता है। एंड डाई एट अर्ली एज, और सम में अटेन अडल्टहुड, कुछ तो बहुत जल्दी ही मर जाते हैं और कुछ अडल्ट अवस्था तक भी आ जाते हैं। अब दूसरी देखिएगा, डाइज़ियॉर्ज सिंड्रोम इन ह्यूमन, ये भी ह्यूमन में ही है। डिलीशन ऑफ स्मॉल सेगमेंट ऑफ द शॉर्ट आर्म ऑफ क्रोमोसोम नंबर 22, अगर 22 नंबर पे से छोटी आर्म टूट जाएगी तो डाइज़ियॉर्ज सिंड्रोम हो जाएगा। देन एंजेलमैन सिंड्रोम, डिलीशन ऑफ स्मॉल सेगमेंट ऑफ द शॉर्ट आर्म ऑफ क्रोमोसोम नंबर 15 पे से अगर चला जाएगा तो इनमें से आप क्राई डू कैट सिंड्रोम और एक एग्जाम्पल और आप बस याद कर लें, सूडो डोमिनेंस ड्यू टू लॉस ऑफ डोमिनेंस लोकाई। अब ध्यान दो आप, अगर एक क्रोमोसोम पर डोमिनेंट जीन है और दूसरे पर रिसेसिव तो डोमिनेंट दिखाई देगा, और अगर डोमिनेंट वाला टुकड़ा टूट के चला गया तो रिसेसिव वाला दिखने लग जाएगा, नहीं लग जाएगा? तो सूडो डोमिनेंट हो जाएगा वो। डिलीशन इज अल्टरनेटिव रिसेसिव एलील एक्ट एज ए डोमिनेंस एंड प्रोड्यूस फिनोटाइप, तो वो बेचारा डोमिनेंट होते हुए भी रिसेसिव हो जाएगा, जिसको हम क्या कहते हैं? सूडो डोमिनेंस। तो ये हैं सिम्टम्स किसके, यानी कि जो सिंड्रोम्स हैं, जो डिजीज़ हैं, किस में हो रही हैं? ये ह्यूमंस में। किसकी वजह से? डिलीशन की वजह से। ये मैंने आपको बता ही दिया है कि अलग अलग तरह की एबनॉर्मलिटीज़ हो सकती है क्रोमोसोम्स में। ये हमारा डिलीशन मैंने आपको बताया ही था। तो डिलीशन आपको मुझे लगता है पूरा क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब डुप्लीकेशन, इन्वर्जन और ट्रांसलोकेशन, ठीक है, वो हम बात करेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।